हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के। पहले एक पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है फटाफट जाएं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। और मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पास पेपर में पूछे गए हैं वो भी लिए हुए हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपको पता ही नहीं है, तो जाइए फटाफट पहले देख लीजिए, ठीक है। अब हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम दिसंबर 21 के जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको आप केस स्टडीज कहते हो, उस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिसंबर 2021 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे जिसमें केस स्टडीज आई हैं, जो जो केस स्टडीज आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए दिसंबर 21 के पेपर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, 1A, ठीक है। 1A पढ़ते हैं फटाफट। Ultra Information Services Limited provides IT and ITES services. Board of directors of company want to go for IPO to raise the funds for expansion of the company. ठीक है, expansion के लिए उनको पैसा चाहिए. During the previous year, the company started a new line. ठीक है, during the previous year, the company started a new line of business providing aeronautical designs to an Australian entity and accordingly changed its name to Ultra Aero टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, बस ये वर्डिंग्स आपको काफी हैं रेगुलेशन तक पहुंचने के लिए। चेंज इट्स नेम, तो आपने क्या पढ़ा है चेंज इट्स नेम से रिलेटेड? आईसीडीआर में क्या पढ़ा है, याद आ रहा है? कुछ क्लिक होना चाहिए, अगर पढ़ा है तो हल्का पुल्का कुछ प्रोविजन क्लिक होना चाहिए कि हाँ कुछ इससे रिलेटेड स्पेशल क्लॉज था, एटलीस्ट इतना आपको याद आना चाहिए। धीरे धीरे आपको रिकॉल होने लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने नाम बदला था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एज द कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर एन आईपीओ। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसने नाम बदला हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बताओ, ठीक है। तो मतलब जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो हो नहीं बताना है, कोई पैरामीटर आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स और ये वो नेटवर्थ ये सब आपको पूछा ही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन से क्लियर है कि हमको कौन सा पॉइंट पूछा गया है। हमको चेंज ऑफ नेम जब होता है तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो आपको बताना है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको नंबर दिया ही नहीं है, आपको रेवेन्यू का ब्रेकअप नहीं दिया है कि टोटल रेवेन्यू कितना है, उसमें से नए नाम का रेवेन्यू कितना है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। इन अ ट्रू सेंस ये कोई केस स्टडी है ही नहीं। अगर इसमें मैं पूरा रेवेन्यू दे दूं कि पिछले एक साल का कितना कितना रेवेन्यू है, उसमें से नए नाम से कितना रेवेन्यू है, और अब बताओ कि वो एलिजिबल है क्या आईपीओ के लिए, तो वो एक तगड़ी केस स्टडी होती। बट यहाँ आपको नंबर्स दिए ही नहीं है, यहाँ आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना ही नहीं है। मतलब आपको यहाँ दोनों तरफा आंसर लिखना है कि भाई अगर वो जो आप क्लॉज पढ़ते हो, क्या क्लॉज है फटाफट बता दो, कि नए नाम से जो रेवेन्यू है, नए नाम से जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू होनी चाहिए ड्यूरिंग द 1 ईयर, 1 फुल ईयर। आई ख्याल में? तो बस आपको ऐसा ही लिखना है कि अगर उनकी रेवेन्यू नए नाम से एटलीस्ट 50% है तो वो एलिजिबल होंगे, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे तब एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको एक और पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि यार रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 वो तो है ही, कंडीशंस फुलफिल करके आप कर रहे हो वो तो ऑप्शन है ही, बट ऑल्टरनेटिव रूट भी होता है। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 भी होता है, जो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे स्टिल दे कैन मेक एन आईपीओ अंडर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, जिसको आप ऑल्टरनेटिव रूट कहते हो, यानी कि बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग आप कर सकते हो और एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर अगर आप क्यूआईबी को अलॉट कर पाते हो तो भी आप आईपीओ कर सकते हो। तो वो रास्ता भी यहां पे बताना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या बताना है कि इन केस ऑफ अ चेंज ऑफ नेम एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम द न्यू नेम, तब वो एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ खास इसमें है नहीं। तो पहले आपको रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 बताना है, उसमें पूरा सब रेगुलेशन 1 पूरा नहीं बताना है, एनटीए नेटवर्क ये वो सब नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ डेटा के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ चेंज ऑफ नेम वाला क्लॉज बताना है, ठीक है। इंटर अलिया अमंग अदर थिंग्स वो क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट an issuer shall be eligible to make an IPO only if in case issuer has changed its name within last 1 year
एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, calculated on restated and consolidated basis for the preceding one full year has been earned by it from the activity indicated by the new name. ये क्लॉज बस आपको अच्छे से लिखना है और बस अब यही बताना है कि भाई 50 से ज्यादा होगी तो आप एलिजिबल हो, नहीं होगी तो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। अगर डेटा और नंबर्स दिया होता तो आप कॉन्क्रीट वे में बता पाते कि भाई वो एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो वेग आंसर आपको लिखना है, ठीक है। It can be concluded that as the company has changed its name in the previous year, it would be eligible if ठीक है, only if at least 50% of the revenue is calculated on restated consolidated basis has been earned from its aeronautical designing business. तो aeronautical designing business से अगर आपका 50% रेवेन्यू होगा तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। स्टिल मायूस होने की जरूरत नहीं है, अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो, 50% रेवेन्यू न्यू बिजनेस से नहीं है, स्टिल यू कैन गो फॉर आईपीओ अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो तो। क्या कंडीशंस हैं तो वो दिया है, नॉनदलेस, दुखी होने की जरूरत नहीं है, नॉनदलेस इन द टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 2 of ICDR and issue are not satisfying condition shall be eligible to make an IPO if the issue is made through book building process, ठीक है, मैंडेटरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा, एंड undertakes to allot at least 75% of the net offer to qualified institutional buyer। आए ख्याल में, तो आप आईपीओ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिया है, तो therefore ultra aero services may also opt for this route if conditions are not satisfied, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रास्ता बताना जरूरी है। काफी लोग क्या करेंगे, ऊपर का तो बता देंगे पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है क्राइटेरिया तो वो आईपीओ नहीं ला सकता। बट नहीं ला सकता अगर सब रेगुलेशन 1 के हिसाब से, तो सब रेगुलेशन 2 का जो रास्ता है, ऑल्टरनेटिव रूट जो है, वो भी बताना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ खास टफ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, 1B। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मिंटो लिमिटेड वांटेड टू सेट अप अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट एट मानेसर। In the board meeting where the budgets were being discussed, one director suggested that funds can be raised by issuing warrants to fund the new project. As the company secretary advise the board of directors whether the company can issue warrants, ठीक है। सिर्फ एलिजिबिलिटी बतानी है, कंडीशंस बतानी है कि क्या आप वारंट से पैसा रेज कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के आपको लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट रिएक्शन ऐसा ही होगा। बट आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम माइंड रखो, कुछ सेकंड्स क्वेश्चन के साथ आप बिताओ, तब आपको समझेगा कि इतना टफ नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको वारंट के कंडीशंस पूछे गए कि अगर किसी कंपनी को वारंट्स इशू करने हैं तो क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। 2-3 मेजर कंडीशंस आपको याद आनी ही चाहिए अगर आपने वो पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो 2-3 जो बेसिक कंडीशंस होती है ना, वो एटलीस्ट याद आना चाहिए। टेनोर से रिलेटेड कंडीशंस होती है, फिर प्रीमियम से रिलेटेड कंडीशंस होती है, ऐसे जो 2 से 3 मेजर कंडीशंस है, ये एटलीस्ट आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको कंडीशंस बतानी है जो कंपनी को सेटिस्फाई करनी चाहिए बिफोर दे कैन इशू वारंट्स, ठीक है। क्योंकि वारंट्स कोई भी इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो एज पर रेगुलेशन 13 ऑफ सेबी, अब ये याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो रेगुलेशन नंबर मत लिखना, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इशूअर शेल बी एलिजिबल टू इशू वारंट्स इन एन आईपीओ सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। सबसे मेन क्राइटेरिया कि आपका जो टेनोर है वारंट्स का वो 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेनोर ऑफ सच वारंट शैल नॉट एक्सीड 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अलॉटमेंट इन एन आईपीओ, ठीक है। आईपीओ में जो वारंट्स आप अलॉट करोगे 18 मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन आप नहीं रख सकते। फिर आप ये वारंट्स अटैच करके भी इशू कर सकते हो, मतलब होल सोल वारंट्स भी इशू कर सकते हो। इट कैन बी इशूड एज एन अटैचमेंट टू एनी सिक्योरिटी, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हैव वन और मोर वारंट्स अटैच टू इट, ठीक है। एज अ अटैचमेंट भी आप इशू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये होते ही आया है, आपने अगर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पढ़े हैं एग्जीक्यूटिव में, तो आपने बहुत सारे सिक्योरिटीज पढ़े हैं जिसमें वारंट अटैच होता है। डेट सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा ये चलन होता है कि डेट में वारंट अटैच होता है ताकि आप डेट को कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। तो एज अ अटैचमेंट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी प्राइस है या जो भी फॉर्मूला है वो आपको पहले ही डिसाइड करना है और बाकायदा उसको डिस्क्लोज करना है ऑफर डॉक्यूमेंट में। प्राइस या फॉर्मूला जो होगा वारंट का
वो आपको अपफ्रंट डिसाइड कर लेना है और वो बाकायदा आपको डिस्क्लोज भी करना है, ठीक है। एंड वो जो प्राइस होगी उसका कम से कम 25% जो प्रीमियम जिसको कहा जाता है वो अपफ्रंट रिसीव हो जाना चाहिए, वो अपफ्रंट रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द एक्साइज प्राइस शैल ऑल्सो बी रिसीव्ड अपफ्रंट, ठीक है। प्राइस या फॉर्मूला सिर्फ आपको बताना है, डिस्क्लोज करना है, फिक्स करना है, और जो भी आप प्राइस फिक्स कर रहे हो उसका 25% अपफ्रंट रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने प्राइस बैंड दिया है, अगर आपने फॉर्मूला दिया है या एक रेंज दी है, तो 25% किसका? कैप प्राइस का, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझेगा कैप प्राइस क्या होता है। अपर बैंड, आपने प्राइस बैंड सुना होगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस बैंड होता है, फ्लोर प्राइस एंड कैप। तो वो कैप प्राइस जो होगी ना उसका 25% लिया जाएगा, फ्लोर प्राइस का नहीं, कैप प्राइस का। अपर बैंड जो अपर प्राइस होती है प्राइस बैंड की, उसका 25% कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 3 मंथ्स में आपने ये वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया तो जितना भी कंसिडरेशन प्रीमियम आपने भरा होगा वो कंपनी फॉरफिट कर सकती है, ठीक है। इफ इन केस द वारंट होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू टेक इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट एनी ऑफ द वारंट्स हेल्ड बाय द वारंट होल्डर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सच कंसिडरेशन यानी प्रीमियम जो 25% कम से कम आपने भरा है, प्रीमियम जिसको आप कह रहे हो, मेड इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी forfeited by the issuer, shall be forfeited by the issuer, shall be लिखा है, ठीक है। तो अगर आप ये सब कॉम्प्लाई करते हो, अगर आपका टेनोर 18 मंथ से कम है, अगर आप 25% अपफ्रंट प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, अगर आपने प्राइस या फॉर्मूला अपफ्रंट बता दिया है, और अगर आपने ये मतलब जो भी होल्डर्स हैं, मतलब वो तो खैर कंडीशन नहीं है, वो तो पोस्ट इशू कंडीशन है। मेन जो मैंने बताया दो ही कंडीशन है, एक है टेनोर की और एक है 25% प्रीमियम की, और उसमें ही जो प्राइस और फॉर्मूले का कंडीशन है वो इशू की कंडीशंस है, तो वो कंपनी को फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। तो लिखा है मिंटो लिमिटेड कैन इशू वारंट्स आफ्टर कॉम्प्लाइंग विद द अफॉरमेंशन्ड कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आप ये सब कंडीशन फुलफिल करते हो देन यू आर एलिजिबल टू इशू वारंट्स एंड रेज द फंड्स। क्लियर है? तो ये भी समझ रहे हो, वारंट्स पढ़ा होगा। अब मैं मानता हूं कि अगर आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, वारंट्स का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव का बच्चा है, हो सकता है उसने न पढ़ा हो, क्योंकि वारंट का जो टॉपिक है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जरूर जरूर पढ़ा होगा, और मैंने भी अपने लेक्चर वाइज को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रेगुलेशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और कौन से हैं भाई केस स्टडी क्वेश्चंस? ये सब न्यूमेरिकल मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये मैं अलग से ले लूंगा एंजल फंड्स का, ठीक है, अभी नहीं ले रहा हूँ। एंजल फंड्स का अपन ले लेंगे अलग से। हम्म, ठीक है। आईसीडीआर और एलओडीआर के पहले ले लेते हैं, बाकी मैं अलग से और लूंगा, अलग से थर्ड पार्ट में कवर कर लूंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन ए। मोनो ऑटो लिमिटेड रेज्ड 100 crore rupees through an IPO with manufacturing of cars as one of their main objects, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार उनका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स है। हाउएवर ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न द कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से आपको क्लिक होना चाहिए कि ये कैसे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंज करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टू डिजाइनिंग एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार आपका ऑब्जेक्ट था, पर अब आप क्या करना चाहते हो, स्पेयर पार्ट्स डिजाइन करके सप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन फॉर द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वोटेड अगेंस्ट, इसी को आप क्या कहते हो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। याद आया कुछ? डिसेंटिंग शेयर होल्डर, शेड्यूल 20 टू आईसीडीआर 2018, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो आपसे पूछा है कैन द कंपनी गिव सच शेयर होल्डर्स एन ऑप्शन टू एग्जिट। याद है, कंपनीज एक्ट में भी आपने पढ़ा है और आईसीडीआर में भी पढ़ा है। तो क्या कंपनी एग्जिट ऑप्शन दे सकती है ऐसे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को? एग्जिट ऑप्शन देके कंपनी अपना काम आगे बढ़ा सकती है। इफ सो व्हाट शुड बी द एग्जिट प्राइस टू बी ऑफर्ड। मतलब दो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, क्योंकि शेड्यूल 20 में तो
बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से आपको 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या कंपनी एग्जिट ऑप्शन दे सकती है, और दे सकती है अगर तो प्राइस के क्या कंडीशंस होंगे, प्राइस के क्या उसमें रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है शेड्यूल 20, अगर आपने पढ़ा है तो आपको कंडीशंस याद आनी चाहिए। ठीक है, कंडीशंस याद आनी चाहिए। कंडीशंस में मेजर 2 ही कंडीशंस हैं, मेजर 2 कंडीशंस हैं, प्राइमरी 2 कंडीशंस हैं। एक है कि कम से कम 10% शेयर होल्डर्स जिन्होंने वोट किया है, जितने भी शेयर होल्डर्स ने वोट किया है उसका 10%, इतने कम से कम शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट में वोट किया जाना चाहिए। मतलब एक क्वांटम है कि कम से कम इतने ज्यादा लोग डिसेंटिंग होने चाहिए। अगर बहुत ही चिल्लर लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, तो फिर ये सब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। पर अगर एटलीस्ट 10% आपका साइज है ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव वोटेड अगेंस्ट, यानी टोटल वोटिंग जितने भी शेयर होल्डर्स ने की है उस नंबर का 10% देखेंगे, और वो उतने शेयर होल्डर्स ने अगर अगेंस्ट में वोट किया है तब जाके आप एग्जिट ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी कंडीशन 10% की है, 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स हु हैव वोटेड, उतने लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होने चाहिए। और सेकंड है कि जो भी आप अमाउंट यूटिलाइज करना चाहते हो मेन ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स के लिए जो आप फंड्स खर्च करने वाले हो वो 75% से कम होने चाहिए। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स का चेंज हो रहा है, जो डाइवर्जन हो रहा है, वो कम से कम 25% का होना चाहिए। छोटा मोटा अगर डाइवर्जन कर रहे हो तो ये सब एग्जिट ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर मेजर फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं, 75 से कम ओरिजिनल के लिए आप यूज कर रहे हो, एक्चुअली समझेगा ही नहीं आपको कि ओरिजिनल के लिए क्यों लिखा है। मतलब उसको इंटरप्रीट आपको उल्टा करना है कि कम से कम बचा हुआ जो है 25%, कम से कम 25% पैसा आपने डाइवर्ट करना चाहिए कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, मतलब पुराना एक ऑब्जेक्ट होगा फिर एक नया ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, अब आपका नया ऑब्जेक्ट क्या है, डिजाइनिंग एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसमें जो अमाउंट का शिफ्ट होगा, जो पैसा आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से के लिए न यूज करके नए ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना चाहते हो, वो कम से कम 25% होना चाहिए, कम से कम, तब जाके आप एग्जिट ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 2 प्राइमरी कंडीशंस हैं। अब आपको अमाउंट दिया ही नहीं है, यस आपको टोटल आईपीओ का अमाउंट दिया है, पर कितना अमाउंट स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज किया जाना है वो आपको दिया ही नहीं है। वही कह रहा हूं, केस स्टडी आ रही है बट काफी इजी केस स्टडीज आपको आ रही हैं। अगर इसको और टफ बनाना होता तो इसमें आपको अमाउंट भी दिया जाना चाहिए कि कितना अमाउंट ओरिजिनल मेन ऑब्जेक्ट से हटा के अब आप नए ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना चाहते हो, कितना अमाउंट शिफ्ट हो रहा है वो भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब वो 75% का क्लॉज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब दिया ही नहीं है तो आप अज्यूम करोगे। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि यस एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स हु हैव वोटेड, इतने लोगों ने डिसेंट किया होगा, एंड जो अमाउंट आप ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज करोगे वो लेस देन 75% है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं ऐसा हम अज्यूम करेंगे इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड यस कंपनी इज एलिजिबल टू मेक अ एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, एग्जिट ऑफर देने के लिए वो एलिजिबल है। और अब बताइए कि प्राइस क्या होगी। तो प्राइस, उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, चारों में से जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी वो आपको ऑफर करनी पड़ेगी। 4 क्या क्या है, फटाफट देखो, ध्यान दो। ठीक है, टॉपिक क्या है, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स और वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये दो जो प्राइमरी कंडीशन है मैंने आपको बता दी कि कम से कम 10% शेयर होल्डर्स होने चाहिए जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है, एंड जो अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड है फॉर द पर्पस जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया, जिसको मैं ओरिजिनल पर्पस कह रहा हूं, वो लेस देन 75% होना चाहिए। मतलब जो डाइवर्ट हो रहा है वो कम से कम 25 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब है कंडीशन अपना प्राइसिंग। ठीक है, तो प्राइस कितना होगा, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, किसका, लास्ट जो भी 52 वीक्स हैं, 52 वीक्स मतलब एक साल, तो पिछले 52 वीक्स में प्रमोटर
शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल एक ही बात है, प्रमोटर या पर्सन एक्टिंग इन कंट्रोल, ठीक है, ध्यान दो, प्रमोटर और पैक, इन्होंने पिछले 52 वीक्स में जितने भी एक्विजिशंस किए होंगे शेयर के, अपने शेयर्स के, जो भी उन्होंने और शेयर्स एक्वायर किए होंगे, उन सारे एक्विजिशंस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है कुछ समझ में? प्रमोटर या पैक, पूरा जो पूरा ग्रुप है जो आपने इनसाइडर ट्रेडिंग में पढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है, तो उसका वी वैप जो भी प्रमोटर और पैक वालों ने जो भी एक्विजिशंस किए हैं ड्यूरिंग 52 वीक्स, उन सब ट्रांजैक्शंस का, उन सब एक्विजिशंस का, ट्रांजैक्शंस का वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको लेना है, ठीक है। सेकंड है कि वही प्रमोटर्स या पैक ने जो भी 26 वीक्स में उन्होंने जो भी एक्विजिशंस किए हैं उसका वी वैप नहीं, उसका हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, पहले और दूसरे में फर्क समझना है, लोग वही हैं, ड्यूरेशन अलग है, पहले क्लॉज में 52 वीक्स है, सेकंड क्लॉज में 26 वीक्स है, ठीक है, और ऊपर क्या है, वी वैप, और नीचे है हाईएस्ट प्राइस, आ रहा है ख्याल में, ठीक है। तो ये दो क्लॉज हो गए। तीसरा है कि अगर आपके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं, ठीक है, आपको ये पता ही होगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स, सब आपको पता होगा, तो अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कैटेगरी में आते हैं तो 60 ट्रेडिंग डेज का वीवैप, पिछले 60 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको लेना है उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पे आपका टर्नओवर सबसे ज्यादा है। मतलब हो सकता है आप एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज का, तो जिनका भी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग जिसका होगा, उस स्टॉक एक्सचेंज के 60 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको लेना है। और अगर आपके शेयर्स इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड हैं, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, हाई ख्याल में नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो प्राइस कैसे डिसाइड होगी, प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर मिल के जो नॉर्मल प्राइसिंग के फॉर्मूलेज होते हैं, जो वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फॉलो करके वो प्राइस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इन सारे क्लॉजेस में जो भी हाईएस्ट प्राइस निकल के आएगा, अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड अलग आएंगे, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड अलग आएंगे, इनफ्रीक्वेंटली है तो सीधे सीधे चौथा क्लॉज अप्लाई होगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो 1 2 3 ऐसे, उसमें से जो भी हाईएस्ट प्राइस आएगा वो प्राइस आपको ऑफर करना पड़ेगा एग्जिट ऑप्शन के लिए, एग्जिट ऑफर देने के लिए वो प्राइस आपको ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बस थोड़ा 5 मिनट्स में एक और बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको ख्याल में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एग्जिट ऑप्शन ऑफर, ठीक है, एग्जिट ऑफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका 4A। अब LODR का पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे ICDR के थे, ठीक है, अब LODR के पढ़ते हैं। आ जाइए फिफ्थ का सी, अतिंद्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप स्टार्टेड अ न्यू कंपनी फॉर म्यूचुअल फंड, ठीक है, आप ग्रुप हो, बहुत सारे बिजनेस में हो, अब आप म्यूचुअल फंड बिजनेस में जाना चाहते हो, उसके लिए आपने एक नई कंपनी बना दी, ठीक है, न्यू कंपनी फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस। इट हैज सॉट ऑल द रिक्विजिट अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस रेगुलेटर्स, few of the senior staff were moved from existing group companies to a new mutual fund company. The CFO of the new company is of a view that they also need to appoint company secretary as a compliance officer. Explain the role of compliance officer. अब एक्सप्लेन द रोल तो काफी आसान है, उसमें केस स्टडी का कुछ काम ही नहीं, वो तो आप आसानी से लिख सकते हो, आप खुद कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो तो आपको तो बाय हार्ट पता ही होगा, तो वो ज्यादा ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी क्या है कि कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है या नहीं है। अब अगर आपने रेगुलेशन पढ़ा है, इसका रेगुलेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक प्रोविजो याद आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी जगह रिलैक्सेशन है, अगर आपने पढ़ा होगा LODR, 3 4 जगह आप पढ़ते हो कि काफी रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड पे अप्लाई नहीं होती, तो अगर आपको हल्का सा भी याद आ रहा होगा तो इस रेगुलेशन में भी यही लिखा हुआ था, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है क्या? तो ये जो आपका रेगुलेशन 6 है, ठीक है, ये जो आपका रेगुलेशन 6 है ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ठीक है,
तो आपको पता ही है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। उसका पूरा जो रोल है वो आपको पता ही है, ठीक है, कि सारे रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करना है सेबी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ और सारे डिपॉजिटरी के साथ। ग्रीवेंस रिट्रेसल को भी पूरा देखना है, ग्रीवेंस रिट्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ensuring correctness, authenticity and comprehensiveness of the information statement report filed by the listed entity। जो भी रिपोर्टिंग होती है वो सब प्रॉपर है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, चेक करके आपको ये करना है, ठीक है। अब सबसे मेन जो है वो ये है, बस इतना ही एक्चुअली मेन क्वेश्चन इसी टॉपिक के बारे में है। दिस रेगुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स लिस्ट करवा रहा है तो इस प्रोविजन में उसको एग्जम्पशन है, मतलब उनको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आए ख्याल में? तो बस आपको सिचुएशन जो है उसका आंसर इतना ही है कि मेन रेगुलेशन 6 क्या बोलता है कि क्वालिफाइड सीएस आप अपॉइंट करो एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। फिर नीचे वो कहता है कि अगर आप यूनिट्स लिस्ट कर रहे हो तो फिर आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन द न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। बस ये मेन आपको लिखना है। अब यस, आईसीएसआई है, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन है, तो वो आप रिकमेंड जरूर करोगे, ठीक है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको रिकमेंड करना है कि इट इज बेटर टू वॉलेंटरली अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। वो आपको हेल्प करेगा, आपका बिजनेस अच्छे से कंप्लाई करेगा, सब ये होगा वो होगा, आपको सब बेनिफिट्स थोड़े बहुत समझा देने हैं वॉलेंटरी अपॉइंटमेंट के, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट ने वो सब भी लिखा है, वो नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट लिखा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट्स हैं, एक है रोल और एक है सिचुएशन में आपको ये बताना है कि अपॉइंट करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो जवाब है नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, टू द पॉइंट क्वेश्चन था। चलिए, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट पढ़ते हैं ये, ठीक है। बाकी सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन नहीं है। एंजल फंड का बस एक क्वेश्चन है, वो मैं अलग से, एंजल फंड वाले सब जो अलग होंगे वो अलग से मैं ले लूंगा, ठीक है। अभी आईसीडीआर एलओडीआर पे ज्यादा फोकस है मेरा, उसके पहले मैं सारे केस स्टडीज लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए एक और पढ़ते हैं। ARY and Company LLP were statutory auditors of Abion Limited, a listed company, appointed for 5 years. After completion of 2 years, the auditor resigned as statutory auditors. Soon, with a couple of days of auditor's resignation, two independent directors also resigned from the board. What would be the disclosure obligations of the company? अब ये भी बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन है। समझेगा ही नहीं आपको कि यार ये क्या पूछा है, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड रहो, पेपर ऐसा आता है, पर वही है, पेशेंस थोड़ा रखो, सोचो क्या हो सकता है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको पूछा गया, ऑब्लिगेशंस पूछे गए कि क्या होंगे। तो इसमें स्पेसिफिक छोटे से डिस्क्लोजर्स हैं कि जब भी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करता है तो एज सुन एज पॉसिबल तुरंत आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज जहां भी आप लिस्टेड हो वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, और फिर वो आगे स्टॉक एक्सचेंज डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को। और जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है तो वो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो भी आपको बताना होता है। तो बस इतना ही है, और एक कंफर्मेशन वगैरह है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा है, मेन इतना ही है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन बहुत ही सिंपल है, सेपरेट इतना क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने तो बड़ी बात है, 5 मार्क का वो भी, बट कंटेंट ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। कंटेंट बहुत बहुत ही लिमिटेड है, तो जबरदस्ती कुछ भी मत लिख के आना, जितना काम का है आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये है, ये वाला है, ठीक है। ध्यान दो, पहला वाला ये है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, डिटेल रीजंस बताना है कि ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है, ठीक है। डिस्क्लोज करना है मतलब क्या, कि रिजाइन किया है और क्यों रिजाइन किया है, उसके डिटेल्ड रीजंस देने हैं। रीजंस फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एज गिवन बाय द सेड ऑडिटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड एंटिटी टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ सच रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर, ठीक है। इतना ही क्लॉज है। और फिर है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका रिजाइन करता है
तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन आपको वो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर्स देने हैं। और क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं? सेम रीजंस, डिटेल्ड रीजंस, और एक अलग से कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन दैट नो अदर मटेरियल रीजंस अदर देन दोस प्रोवाइडेड, कि जो आपने बताया है उसके अलावा और कोई मेजर रीजन नहीं है, मतलब आपको छुपा नहीं रहे हो, ऐसा कंफर्मेशन आपको देना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका पॉइंट है। कंफर्मेशन एज प्रोवाइड बाय इंडिपेंडेंट शैल आल्सो बी डिस्क्लोज्ड बाय द रेजिडेंट एंटिटी। ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो रीजंस प्लस कंफर्मेशन, ये दो चीजें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी को बतानी है, कंपनी को वही चीजें स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। ठीक है, विद इन 7 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। तो बस इतना स्पेसिफिक पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके आईसीडीआर और एलओडीआर के केस स्टडीज इन दिसंबर 21 पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे बढ़ेंगे, कोई और पेपर के केस स्टडीज को कवर करेंगे, और ये सीरीज में मैं ऑलमोस्ट सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पूरे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।